वर्ग के मीडिया का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत इस बात के लिए कि इस वक्त जब देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ने सारे बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े मीडिया को नियंत्रण में कर रखा है, उस वक्त ये जो जिलों में काम करने वाले फुट सोल्जर्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं और नागरिक मुद्दे भी उनके एजेंडे पर आ रहे हैं। एक तरीके से वो वॉच डॉग हैं जो असली चौकीदार की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप सबके प्रति बहुत आदर के साथ देखती है, आपको धन्यवाद देती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सम्मेलनों का सिलसिला चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारा राज्य सम्मेलन होने वाला है, जनवरी के महीने में भोपाल में होगा। उसमें सीताराम येचुरी और हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग आएंगे। आज हमने जो जिला सम्मेलन किया है उसमें हमारे नए सेक्रेटरी देवेंद्र वर्मा जी चुने गए हैं, नई कमेटी भी चुनी गई है और हमने 3-4 विषय तात्कालिक रूप से आइडेंटिफाई किए हैं, पहचाने हैं, जिनको लेकर हम आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। उनमें से पहला विषय तो ये है कि एनटीपीसी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ जो वादे आए थे, जो आश्वासन आए थे और जो सपने दिखाए गए थे यहाँ के लोगों को, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। रोज़गार का सवाल हल नहीं हुआ है। 20 किलोमीटर के रेडियस में वो मुफ्त में बिजली देने वाले थे, वो प्रश्न भी अभी तक अमल में नहीं आया है। और उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि उनके जरिए जो प्रदूषण होने वाला है उसके लिए, प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी कोई बंदोबस्त किए गए हैं ऐसा लगता नहीं है। हमारा संगठन मध्य प्रदेश के सारे एनटीपीसीज में है, विंध्याचल में भी है और विंध्याचल की बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश में जो आते हैं उनमें भी है। और हमने ये पाया है कि जहाँ एक बार ये एनटीपीसी का पावर प्लांट लगता है वहाँ 15 से 20 किलोमीटर के चारों तरफ के इलाके में फसल को बहुत गंभीर नुकसान पहुँचता है। बहुत सारे प्रदूषण को रोकने की कोशिश करने के बाद भी वो पूरी तरीके से रुकता नहीं है। तो एक तो मुद्दा हम लोगों ने ये उठाया है कि इस प्लांट में यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए, नियमित रोज़गार की सूची में भी उनको परमानेंट कर्मचारियों के रूप में भी उनको शामिल किया जाए। दूसरा, मुफ्त बिजली देने का और जो जिसको CSR कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, उसके आधार पर डेवलपमेंट करने वाला जो काम था उस काम को भी वो अपने हाथ में लें। और इसी के साथ साथ प्रदूषण को रोकने का जो बंदोबस्त है उस बंदोबस्त को भी किया जाए। इसके लिए उन्हें यहाँ के नागरिक संगठनों के साथ, पत्रकारों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी एक बहुत गंभीर विसंगति है यहाँ, और वो ये कि यहाँ की दाल को अगर छोड़ दिया जाए तो दाल के बाद जो दूसरी कैश क्रॉप है वो है गन्ना। और गन्ने ने इस क्षेत्र के किसानों के आर्थिक जीवन में और यहाँ के व्यापार में काफ़ी योगदान दिया है, हर जगह देता है वो। लेकिन यहाँ पर हमने ये पाया कि गन्ने के मामले में घपले बहुत हो रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 350 रुपये की रेट घोषित की गई है, लेकिन यहाँ के फैक्ट्री मालिक ने केवल 310 रुपये क्विंटल के हिसाब से रेट घोषित की है। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ भी 350 रुपये क्विंटल के हिसाब से कम रेट घोषित की जानी चाहिए। हालांकि कायदे से अगर गिनती की जाती है तो उत्तर प्रदेश में भी 4 साल तक कोई रेट नहीं बदली गई थी, जबकि 4 साल में डीजल वीजल इन सब की कीमतें बहुत ज़बरदस्त बढ़ी हैं। लेकिन कम से कम उतनी तो की जाए जितनी बाकी देश के गन्ना पैदा करने वालों को मिल रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से इस इलाके का जो गन्ना है वो काफ़ी रिच है, उसकी रिकवरी रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसके बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा। दूसरा ये कि हमें ये मालूम पड़ा है कि उन्होंने एक पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ है, जिसके आधार पर वो कैश पेमेंट कम करते हैं, काइंड में पेमेंट ज़्यादा करते हैं। एक ज़माना था 2000 साल पहले जब ये मुद्रा नहीं चलती थी तो लोग काइंड में पेमेंट करते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे उसको। लेकिन यहाँ भी उन्होंने बार्टर सिस्टम ही कर दिया है, कभी ये चीज़ बेच देंगे, कभी वो चीज़ बेच देंगे, खाद भी वही बेचेंगे, खाद के जो ख़रीदार हैं उन पर ब्याज भी लगाएंगे। ये जो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो किसानों की लूट की जा रही है उस पर भी जिला प्रशासन की निगाह होनी चाहिए। उन्हें समय पर पैसा मिले, उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े और उन्हें रेट भी उसी तरीके से मिले जैसी होने चाहिए। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने देखा है कि डेवलपमेंट वाला जो काम है यहाँ बड़ी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। जो सड़कें सैंक्शन हो भी जाती हैं उन सड़कों के मामले में भी किसी भी तरीके की कोई गंभीरता, उन्हें समय पर करने की कोई योजना हो, ऐसी हमारी जानकारी में नहीं है। कई मामले हमारे सम्मेलन में भी आए, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या कुछ भी हो। इन सारे सवालों पर जहाँ का जो जिला प्रशासन है उसे ध्यान देना चाहिए और ये ज़रूरी काम है
इसलिए भी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा आ रहा है हमारी जानकारी में, कई बार ऐसा भी होता है कि कागज़ पर वो निर्माण हो जाता है लेकिन उसके बाद वास्तव में वो नहीं होता, और एक मिली भगत का एक कॉकस, एक गिरोह बना हुआ है, वो गिरोह उसका भुगतान कर लेता है। तो ये ऐसे कुछ लोकल इश्यूज़ हैं जिन्हें हम लोगों ने उठाने के बारे में फ़ैसला लिया है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये जो गन्ने के ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज भर के जाती हैं, उनके लिए सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में कुछ न कुछ योजना होनी चाहिए। ये 15-20 दिन का मामला होता है, लेकिन उस 15-20 दिन में भी एक सोशल अवेयरनेस का काम होना चाहिए। हम लोग इस काम को ज़रूर करेंगे। चौथी बात ये थी कि इस देश के किसानों ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और उन्होंने इस हठी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो 3 कानूनों को वापस ले लें। इस आंदोलन में गाडरवारा और नरसिंहपुर के किसानों का भी बड़ा योगदान था। हम लोग 8 महीने तक वहाँ रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर्स पे। पलवल बॉर्डर को चलाने का पूरा जिम्मा ही एक तरीके से मध्य प्रदेश को था। यहाँ के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ गए थे, लेकिन अभी बाकी के मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी है। आज बातचीत होनी थी सरकार के साथ, ऐसा सरकार ने हमसे कहा था। हमने अपने 5 नेतृत्वकारी नेताओं की एक टीम बना दी थी जिससे बात करना था, लेकिन अभी मैं जब बाहर जाके बात कर रहा था, अभी तक सरकार की ओर से बातचीत के बारे में कोई मैसेज नहीं आया। तो एमएसपी का सवाल हो या गृह राज्य मंत्री टैनी मिश्रा के बेटे और उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न हो, या जिन लोगों पर इस पूरे आंदोलन के दौरान मुकदमे लगा दिए गए उन मुकदमों की वापसी का सवाल हो, या ख़ास तौर से जो शहीद हुए हैं लगभग 750 के आसपास, उन शहीदों को सम्मानित करने का और उनकी स्मृति में सिंगू बॉर्डर पे एक स्तंभ वहाँ पर बनाने का, ये जो छोटे मोटे से सवाल हैं, इसमें एमएसपी एक बड़ा सवाल है, लेकिन बाकी छोटे मोटे सवाल हैं उनको हल किया जाना चाहिए। लेकिन मालूम है कि वो हल करेंगे नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा ही दूसरा है। अभी उन्होंने आज ही वो लाए थे, आज बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है, आज से 65 साल पहले वो विदा हुए थे दुनिया से, और उन्हीं के ज़माने में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उन्हीं के ज़माने में बैंकों को सुव्यवस्थित तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मदद करने के लायक बनाया गया था, लेकिन आज उन्होंने बैंकों को निजीकरण करने के बारे में पूरा मंसूबा बना लिया है। देश की सारी संपदा बेची जा रही है। ऐसी स्थिति में अभी किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब मजदूरों और कर्मचारियों ने भी ये फैसला लिया है कि वो भी 23 और 24 फरवरी को पूरे देश भर में 2 दिन की हड़ताल करेंगे, जिसकी मुख्य मांग यही होगी कि देश की 70 साल में बनी हुई संपत्तियाँ जिस तरीके से बेची जा रही है उनको बेचना बंद किया जाए, और उसके अलावा ये देश के मज़दूरों को जो गुलाम बनाने के लिए जो कानून लेकर आए, अभी फ़िलहाल उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन एक बार पार्लियामेंट अगर मंजूर कर चुकी है उस कानून को, तो फिर हटाने का, फिर जब तक वो वापस नहीं होते तब तक ख़तरा बना ही रहता है। उन चारों लेबर कोड्स को वापस लिया जाए और देश की संपत्ति को बेचना बंद किया जाए। ये विसंगति दूर की जानी चाहिए। मैं आखिरी में केवल एक तथ्य आपकी जानकारी में ला रहा हूँ। कोरोना लॉकडाउन के पहले काल में जब 4 से लेकर 5 करोड़, दुनिया में सबसे बड़ा पलायन हुआ था वो, जब 4 से लेकर 5 करोड़ लोग चेन्नई से लेके कश्मीर तक पैदल चलते हुए अपने घरों की ओर वापस जा रहे थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जिसमें मध्य प्रदेश के 13 आदिवासियों की औरंगाबाद के पास रेल की पटरियों पर मौत भी हो गई थी। उस दौरान जब पूरा देश संकट में था, 14-15 करोड़ लोगों के रोज़गार छिने हैं, पूरे मीडिया में 80% से ज़्यादा लोगों की छटनी कर दी गई है। जब पूरा देश कंगाली में था, उस वक्त देश में 2 लोगों ने ऐसी कमाई की है जो दुनिया में इस रेट से कहीं नहीं होती। एक है श्री मुकेश अंबानी, जिन्होंने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमाया उस दौर में, और एक है श्री गौतम अडानी, जिन्होंने 112 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमाया। हमारा निवेदन ये है कि ये देश अडानी या अंबानी साहब की कमाई के लिए नहीं होना चाहिए। इस देश की सारी नीतियाँ इस आधार पर होनी चाहिए कि हम वंचित व्यक्ति को या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को किस तरीके से उसके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चे का किसान आंदोलन हो या संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे का मजदूर आंदोलन हो, उसकी पूरी धार इसी बात पर केंद्रित है कि नीतियों का जो डायरेक्शन है, दिशा है, उस दिशा को बदला जाना चाहिए। अभी वो 52 कॉरपोरेट कंपनियों के लिए है, हमारा कहना ये है कि वो 134 करोड़ भारतीयों के लिए होनी चाहिए। इससे बात करने के लिए 2 बार जा चुके हैं, अपना धरना लेके, प्रदर्शन लेके। एक बार उनके मैनेजमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई थी, कोरोना शुरू होने के पहले की बात थी। तब उन्होंने हमसे कहा था कि वो इन सारी चीज़ों पर जो उनकी जो मतलब जिसको कहते हैं कि जो उनका वर्क डन रिपोर्ट है, कंप्लाइंस रिपोर्ट है, उसके से इस क्षेत्र की जनता को अवगत कराएंगे।
हमने उसके बाद मीडिया पर भी निगाह रखी, यहाँ पर साथियों ने भी निगाह रखी, ऐसा उन्होंने कुछ रिकॉर्ड पेश नहीं किया। हाँ, तो ये पब्लिक सेक्टर का संस्थान है, तो उनको ये जानकारी सार्वजनिक पब्लिक के सामने लानी चाहिए। आगे तैयारी है कि हम उनको ये लिखेंगे, मिलेंगे, और उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ उठाई जाएगी। अगर ये जो एमएसपी पर बात नहीं बनती है तो किसान नेताओं का अगला स्टैंड क्या है? 7 दिसंबर को हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग वहाँ से वापस नहीं जाएंगे, ये तो तय बात है। एक बड़ी जीत हमने हासिल की है। एमएसपी ही मुख्य सवाल था। एक्चुअली ये 3 कानून तो आ गए, मतलब हम अपने घर से चोरी हुए सामान की वापसी करने के लिए पुलिस थाने पहुँचे थे, तब तक हमारे यहाँ डकैती डल गई। तो अब डकैतों को तो हमने भगा दिया है, लेकिन चोरी वाला मामला तो बरकरार है। ये आंदोलन शुरू हुआ था 6 जून 2017 को मंदसौर से, जब गोली चली थी और 6 लोगों की हत्या की गई थी। और मुख्य सवाल थे केवल 2, एमएसपी का कानून, बाध्यकारी कानून बनाया जाए, और जितने भी ये जो है मतलब कर्ज जो है, जिस कर्ज के फंदे में फंस गया है वो किसान, उससे उसको कर्ज मुक्ति कराई जाए। एमएसपी का वो फार्मूला मांग रहे हैं जिसके लिए 2014 के बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था, जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, 7 मुख्यमंत्रियों की। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारा कहना ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी ने जो सिफारिश की है उसको प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मीडिया बार बार ये कह रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होगा। पिछले 7 वर्षों में देश की 52 कॉरपोरेट कंपनियों को इस देश की सरकार ने, मोदी जी ने जो खैरातें बांटी हैं, उन खैरातों का अगर केवल 10% निकाल लिया जाए तो उससे देश के सारे किसानों को एमएसपी पर दिया जा सकता है, और एमएसपी पर किसान को मिलेगा तो ये बाज़ार चमकेगा, वो ख़रीदारी करने के लिए आएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था की ये पहिए को चलाने के लिए आवश्यक काम है। तो जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी हम लोग वापस नहीं आएंगे, वही डटे रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन भिन्न रूपों में भी जारी रहेगा, वहाँ डटे भी रहेंगे। दिल्ली में रहेगा कि आंदोलन अन्य राज्यों में? अन्य राज्यों में भी फैलेगा, दिल्ली में भी रहेगा। हमारा दौरा तो पहले से प्लान था। पंचायत चुनाव की तैयारी हमारे लोगों ने आज बातचीत की है। पंचायत हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आप खुद गवाह हैं इस बात के कि चुनाव को उन्होंने किस तरीके से फिजूल खर्ची का एक सिम्टम बना दिया। हमारा कहना है कि इस देश में लोकतंत्र अगर बचाना है तो चुनाव के मामले में कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उन पॉलिसीज के आधार पर हमारा कहना ये कि सरकार को चुनाव का खर्च उठाना चाहिए, उम्मीदवारों के सारे व्यक्तिगत खर्चों पर रोक लगनी चाहिए, और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, शराब का या घूस का या कपड़ों का या इस तरीके से उपकृत करने वाला जो काम है, वो सारे कामों पे रोक लगनी चाहिए। तब तो चुनाव होगा, वरना 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए सरपंच के लिए जो खर्च करेगा वो क्या करेगा।